Hello to everyone, friends. In my series of discussion, today once again, my discussion is on stock market. तो स्टॉक मार्केट पर मैंने एक दो तीन वीडियो आप लोग से बना के मैंने चर्चा किया था कि स्टॉक मार्केट बेसिक्स क्या है, कैसे हम किसी स्टॉक मार्केट में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हम क्योंकि आज क्या है कि बैंक में एफडी रेट 6 या 7% है और इन्फ्लेशन जो है वो 7 से 8% है, तो हमारा नेगेटिव ग्रोथ आता है। दूसरी ओर रियल इस्टेट में भी हम देखते हैं कि कोई वैसा प्रॉपर्टी में ग्रोथ नहीं हो रहा है। जो प्रॉपर्टी आज हम फ्लैट वगैरह लेते हैं, जब हम ऐसा कभी सोचते हैं कि हम उसको सेल आउट करें तो लगभग कोई अच्छा दाम हमें मिल नहीं पाता है। इधर हाल के इन्वेस्टमेंट जो किए हुए हैं उसमें, और गोल्ड में भी हम जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो हम वैसा कोई रिटर्न अच्छा रिटर्न गोल्ड में भी हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि और गोल्ड में क्या होता है कि इमोशनल अटैचमेंट हमारा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, गोल्ड हमें नहीं बेचना चाहिए। तो क्या होता है कि हम कंपेरिजन करके देखते हैं कि किसी इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न हमें कहीं बेटर वे में मिल नहीं रहा है। और दूसरा, स्टॉक मार्केट में क्या, अगर हम अच्छी तरह रिसर्च कर अच्छे कंपनी में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं, हम कंपनी का फंडामेंटल्स देखें, कंपनी के प्रमोटर्स का, उसका पिछला 2-3 साल का क्या उसका ग्रोथ है कंटिन्यूसली, वह पिछले 3 साल से उसके रेवेन्यू में, उसके प्रॉफिट में, उसके रेशियो आदि में लगातार मैंने इंक्रीमेंटल ग्रोथ है कि नहीं, इन सब चीज़ों का उसका प्रोमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये सब देख के अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, और प्लस हमें ये बेसिक चीज़ समझना होगा कि हम वैसे समय इन्वेस्ट करें जिसमें मार्केट थोड़ा नीचा गिरा हुआ हो, करेक्शन लिया हुआ हो, ताकि हमको सस्ते दाम पर वो शेयर मिले। सस्ते दाम पर हम कोई चीज़ लेंगे तो, और फिर उसको हम जब ऊंचा दाम में बेचेंगे तब हमें एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो ये सब मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था। दूसरा, कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर कि शेयर की खरीद बिक्री होती है। फिर मैंने प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के बारे में चर्चा किया था कि प्राइमरी मार्केट क्या है। जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो आईपीओ कोई भी कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर को पब्लिक के बीच लाती है तो वह एक दाम तय करती है, उस दाम पर वो लॉन्च करती है। जैसे तो फिर वो आईपीओ के माध्यम से लॉन्च करती है, लोग उसमें पैसा लगाते हैं, फिर वो कंपनी उसको एनएससी बीएससी में उसको लिस्टिंग कराती है। और अगर कंपनी अच्छा है तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शेयर में 2 टाइम्स 3 टाइम्स खुलते मैंने आईपीओ जैसे होता है, तो वह स्टॉक ऊंचे दाम पर खुलता है तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जो कि डायरेक्ट हम शेयर जो एनी टाइम हर मार्केट में लिस्टेड है, तो फिर हम मार्केट से ही खरीद बिक्री हम शेयर का करते हैं। तो जो उसको सेकेंडरी मार्केट करते हैं, जो आम दिनों हम स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट रेट चल रहा है उस पर जो अभी का मोमेंट में जो रेट है या 1 घंटे के बाद उस पर जो खरीद बिक्री, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। और उसके बाद मैंने ये भी चर्चा किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलना है, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक ब्रोकर के यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, और एक आपका डीमेट अकाउंट। 3-in-1 अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रोकर के यहाँ खुल जाता है। बहुत से बैंक भी आजकल ब्रोकरेज का काम करते हैं, तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक,
तो उन लोग का जो HDFC अलग से उनका डिपार्टमेंट है, HDFC सिक्योरिटी, एक्सेस सिक्योरिटीज, उन लोग सीड मनी अकाउंट खोलते हैं, या ब्रोकर्स भी जो आपका बैंक अकाउंट है उसको लिंक कर देते हैं। और ट्रेडिंग का मैंने वही तरीका बताया था कि जैसे आपके बैंक अकाउंट जो लिंक्ड है, जब आप कोई परचेज करते हैं शेयर, तो जैसे आप ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और आपके डीमेट अकाउंट जो NSDL या CDSL में होता है उसमें वो शेयर क्रेडिट हो जाता है। और जब कुछ दिन के बाद उस शेयर ऊंचा दाम पर होता है, जब आप बेचते हैं तो वो आपका डीमेट अकाउंट डेबिट होके वो आपका जो है बैंक अकाउंट उतने पैसे से जो आप बेचें क्रेडिट हो जाता है। तो ये सिस्टम है। और बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन जो बहुत से डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जीरोधा, एंजल, 5 पैसा, जहाँ की बहुत डिलीवरी में ब्रोकरेज भी जीरो है, वैसे जगह अकाउंट खोल के अपना ट्रेडिंग करते हैं। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा आज ज़रूरी चीज़ है जो हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि भाई जैसे कि अगर हम ड्राइविंग न जाने तो हम कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं, हम स्विमिंग न जाने तो हम स्विमिंग नहीं कर सकते। उसी तरह अगर हम बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में आधी अधूरी ज्ञान से हम शेयर मार्केट में इंटर करेंगे तो हमें तो नुकसान होना ही है, क्योंकि यह एक जीरो सम गेम है। कोई एक सामने वाला चूँकि होशियार है तभी कमा सकता है जब हम गंवाएंगे, हम डोनर बनेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट में अगर एंट्री लेते हैं तो उसके पहले हम नॉलेज एक्वायर करें, पूरे इसकी टेक्निकलिटी को समझें, क्या है, कैसे इस काम करता है। आज नई नॉलेज लिए बिना काम करने के कारण बहुत से लोग पैसा स्टॉक मार्केट में लूज कर रहे हैं। सो नट सेल में हम यही कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में आपको 3 बेसिक चीज़, कोई भी ट्रेड करने के पहले आपको 3 स्किल्स आपको जानना पड़ेगा। कि आपको जानना पड़ेगा कि आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं तो कौन से स्टॉक हमें बाई करना है, उसका एक थोड़ा नॉलेज लेके। सेकंड है व्हेन टू बाई, माने कब आप एंट्री लेंगे, और व्हेन टू सेल माने कब आप एग्जिट करेंगे। तो बाई कब करेंगे, कौन से स्टॉक बाई करेंगे, सेकंड एंट्री कब लेंगे, और तीसरा आप एग्जिट कब करेंगे। ये तीनों स्किल्स किसी भी आदमी को आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और शेयर मार्केट में मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ मनी है, ये यहाँ पर एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा जाता है। तो इसलिए हमको इस स्टॉक मार्केट की ये इस चीज़ की गहराई को समझना पड़ेगा कि ये आप माने पूरा नॉलेज लेके पूरा स्ट्रेटेजी के साथ इसमें इंटर करें। और कोई भी अब बेसिकली जो स्टॉक मार्केट के लिए जो फंडामेंटल्स तो जाने ही, साथ साथ टेक्निकल जो उसके बहुत से टूल्स हैं, चार्ट आप रीड करना जाने, कैसे मैंने कहता है चार्ट कोई भी स्टॉक का चार्ट जो है दैट स्पीक्स अबाउट द कंपनी, और उस स्टॉक का आज क्या प्राइस मोमेंटम है, कैसे आज जो उसका प्राइस रहा दिन भर ट्रेडिंग करने के बाद, आज होल डे क्या रहा, अंत में उसको हम एनालिसिस करें। जैसे कि जो कैंडल फॉर्मेशन को हम जाने, जो ब्लू कैंडल कब बनता है, रेड कैंडल कब बनता है। ब्लू कैंडल तब बनता है जब आपका कोई स्टॉक आज दिन भर काम करने के बाद 9:15 बजे जो एक ओपनिंग प्राइस पर ओपन हुआ, कभी उसका ऊपर में एक ऊंचे उच्चतम स्तर पर कोई हाई प्राइस बनाया, बाद में एक लो प्राइस भी बनाया, लेकिन अंत में जो क्लोजिंग हुआ आज के ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुआ, तो इसको हम कहते हैं ब्लू कैंडल। मैंने यहाँ पर क्या होता है, डिमांड जो है किसी स्टॉक का इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, हमेशा उसका डिमांड बना रहा, तब तो उसका क्लोजिंग आज ओपनिंग से ज़्यादा रहा। इसका रिवर्स रेड कैंडल होता है, जिसमें कि स्टॉक किसी प्राइस पर ओपन होता है, एक स्टॉक हाई प्राइस भी बनाता है, फिर एक लो प्राइस भी बनाता है, दिन भर काम करने के बाद जो अंत में क्लोजिंग होता है वह ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है और एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और इस केस में हम यही पाते हैं, चूँकि रेड कैंडल
बनने के बाद कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, यानी दिन भर सेलर्स हावी रहें, ये बुलिश ट्रेंड बियरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। और जब ब्लू कैंडल बनता है तो ये बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। दूसरा हम जाने कि भाई हम जो काम करते हैं तो चार्ट हमें किस तरह से देखना चाहिए। इंट्राडे अगर हम काम कर रहे हैं तो हम 5 मिनट्स या 15 मिनट का चार्ट लगाएं और डे फ्रेम को हम 1 डे रखें। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं जो 1 से 5 दिनों या वीकली उसको कहें, तो उसमें हम चार्ट जो उसको रखें आवरली उसका ये रखें, और मैंने डेली का ये बना के उसको आवरली उसका ये करें, आवरली या डेली का हम टाइम फ्रेम रखें। और लॉन्ग टर्म लंबे अवधि के लिए हम करते हैं तो हमारा जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वीकली या मंथली होना चाहिए। मैंने एक कैंडल जो बनेगा या इधर हम वीकली सेलेक्ट करें या मंथली सेलेक्ट करें। कोई 1 साल 2 साल के लिए जब करते हैं तो इस ढंग से लॉन्ग टर्म के लिए जो कैंडल होगा आपका वीकली, तो हम investing.com या tradingview.com में इस तरह के कैंडल सेटिंग करके हम अपना टाइम चार्ट उसी हिसाब से एडजस्ट करके हम ये सब मैंने जाने कि भाई चार्ट के हिसाब से क्या है पिछला। अगर इंट्राडे में हम कर रहे हैं तो 5 मिनट में जो कैंडल्स बन रहा है तो क्या है अगला कैंडल, जो अगर खुलते के साथ ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल भी अगर ग्रीन बना है तो उसका मैंने वो बुलिश ट्रेंड है। ये सब चीज़ रीड करने का चीज़ है जो कि हमें समझना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि हम अगर किसी हाई वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है तो इस बात को हम पहचानें कि ये बहुत से आजकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आदि जो हैं, तो क्योंकि हम और आप जो हैं हमारे 100 और 200 शेयर लेने से किसी स्टॉक में मोमेंटम नहीं आता। मोमेंटम तभी आता है जब ह्यूज क्वांटिटी में शेयर्स का बाइंग जैसे और गिरता है, तभी जब ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग होता है। तो ये सब चीज़ें हमें फुटप्रिंट्स को समझना होगा कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। और उनका जो एक तरीका होता है खरीदने का कि जब नीचे एक डिमांड जोन जिसको हम एक्यूमुलेटिंग फेज कहते हैं, वो जहाँ पर वो एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं डर के उस जगह पर पैनिक में हम सेल करते हैं। लेकिन यही बड़े बड़े हाई नर्थ इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो जब गिरावट का हो रहता है तो उसको एक डिमांड जोन बना के उस नीचे जो है उस लेवल पर वो ख़रीदते हैं। और जब आप इसी तरह कैंडल के माध्यम से आप जानेंगे कब ऊंचाई आया है, फिर ऐसा फिर आप देखेंगे नीचाई आया, तो ऊंचाई का पॉइंट को मार्क करके उसको सप्लाई जोन बना के ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहाँ पर जो सप्लाई जोन में वो सेल करते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और जो सप्लाई जोन ऊंचाई जो ऊंचा देखते हैं तो हम लोग उस ऊंचाई पर स्टॉक को ख़रीदते हैं और बाद में वो गिरावट आती है तो फिर हम लोग फिर पैनिक में बेचते हैं। तो यही कारण है जो हम लोग इस चीज़ को स्मार्टली और बारीकी से समझ नहीं पाते हैं, और इस कारण हम लॉस भी करते हैं और मुनाफा तो हम कर ही नहीं पाते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट, क्योंकि चार्ट सब कुछ बोलता है। और ये जो मैंने बताया कि जो होलसेल प्राइस जो डिमांड जोन होता है वो लेवल है, उसको हमें समझना होगा कि उसी लेवल में हम चीज़ को कर दें। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम नीचे के प्राइस पर हम खरीदें और उसके बाद भी उससे नीचे चला जाए, तो हमें एक स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है आप और ताकि हमारा उससे नीचे जाए तो उससे पहले ही हमारा जो स्टॉक है फर्दर नीचे जाने से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं अगर स्टॉप लॉस को हम बना लें। नहीं तो ऐसा आप क्या होता है बहुत से लोग जो एवरेज करने लगते हैं, तो एवरेजिंग के चक्कर में आप यस बैंक को देखें जो 300-400 में था, जब 300 से 250 आया तो लोग खरीदे, 250 से 200 आया तो और खरीदे, 200 से 150 आया तो और खरीदे, अंत में आज 13-14 के भाव में है। तो
ये कभी भी जब आप उस चीज़ को समझें कि भाई गिर रहा है तो हम अपना इमिडिएटली में 4% 3% का एक स्टॉप लॉस बनाएं और हम उस स्टॉप लॉस में अपना ट्रेड को स्क्वायर अप कर लें। और दूसरा मैंने जो आपको बताया था कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन आप बनाएं। डिमांड जोन में आप खरीदें, सप्लाई जोन जो होता है ऊंचाई, जब शेयर ऊंचा जाता है तो उस समय आप उस शेयर स्टॉक को अपना बेचें। और मैंने पहले ही आपसे चर्चा किया, चूँकि स्टॉक मार्केट ही एक बेटर ऑप्शन देता है हमारे कैपिटल को अप्रिशिएट करने का, क्योंकि एफडी में मैंने बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 से 7% है और इन्फ्लेशन 7-8% है, तो नेगेटिव होता है। म्यूचुअल फंड में भी हम लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज आप देखें तो 10 से 12% का ही ग्रोथ मिलता है, क्योंकि कभी 20 मिला तो कभी 3-4% होता है, तो कभी नेगेटिव में आता है, तो एवरेज में 10 से 12% का होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर हम अच्छे ढंग से काम करें तो मंथली हम 6-7% का ये एक फ़ायदा कर सकते हैं। तो मैं जब हमें एक रिस्क रिवार्ड रेशियो भी तय करना होगा कि जैसे हम आज ये मान लीजिए 10 रुपया में हम कोई स्टॉक लिए, तो उसका हम अपना ये रखें कि भाई 10 रुपया में हम खरीदे तो उसका हम कितना उसका हम ये रखें प्रॉफिट और कितना हम उसका स्टॉप लॉस रखें। तो नॉर्मली 1:3 का हम रिस्क रिवार्ड रेशियो रखते हैं कि अगर 1 रुपया 10 रुपया से मान लीजिए उसका 5%, 10 रुपया में खरीदे उसका 5% आप निकालें तो लगभग 50 पैसा होता है। तो 50 पैसा नीचे जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और 50 पैसा का 1:4 रख लें। 2 रुपया ऊपर गया तो हम वो रिवार्ड है उतना, 10 से का 12 रुपया रेट हुआ तो हम अपना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, और 10 से 9 रुपया 50 पैसा गया तो हम अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो थे कि हम अपना बना लें, उसमें क्या होगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4 रखेंगे मेरा, ठीक है। हम 3-4 अच्छे एनालिसिस करके स्टॉक छाने, हो सकता है कि 4 ट्रेड में हमारा 2 ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जाए और 2 ट्रेड मेरा फ़ायदा में जाए। तो 2 ट्रेड ही फ़ायदा में गया तो आपका जो रिस्क वाले रेशियो 1:4 है, तो अगर 2 ट्रेड में 2 रुपया ही हमको फ़ायदा मिला तो कितना आपका फ़ायदा हुआ? 2 दूनी, एक ट्रेड में 2 रुपया या दूसरे ट्रेड में 2 रुपया तो 4 रुपया, और 2 ट्रेड में मेरा नुकसान हुआ तो उसमें मेरा 50-50 पैसा के हिसाब से नुकसान रख लें तो 1 रुपया नुकसान हुआ, फिर भी 4 रुपया प्रॉफिट, 1 रुपया नुकसान, तो लगभग 3 रुपया फिर भी हम नेट में फ़ायदा हुआ, जबकि यहाँ 50% ही हम सक्सेस रेशियो को लेते हैं। तो इस तरह से हम रिस्क रिवार्ड रेशियो बना के काम करेंगे तो हमारा लॉस भी कंट्रोल में रहेगा और मेरा पूंजी कभी कैपिटल एरोड नहीं करेगा, पूंजी बचा रहेगा। और आज आप देख ही रहे हैं कि कोरोना में किस तरह से बहुत से लोग का जॉब ख़त्म हो गया है लोग को। तो स्टॉक मार्केट है इस समय बहुत लोग जो एक अच्छे तरीके से स्टडी करके स्टॉक मार्केट, ये तो एक तरह से वो उसमें इंगेज होके वो अपना एक उनको उस समय लाइवलीहुड का ये एक सहारा भी स्टॉक मार्केट लोगों को दिया है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम स्टडी करके हम स्टॉक मार्केट में काम करें। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस तो निश्चित रूप से करें। हम कंपनी के बारे में पूरा जाने, जैसे नो योर कस्टमर, बैंक जब खाता खोलने के लिए जाते हैं तो हमारे कस्टमर मेरे बारे में कंप्लीट वो जानकारी लेता है, उससे नो दैट कंपनी, उसके डिफरेंट रेशियोज़ के बारे में आप जानें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, उसका पी रेशियो क्या है, ईपीएस रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, बुक वैल्यू क्या है, सब सारा चीज़ आप एनालिसिस करें। प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी का प्लेस्ड ऑफ शेयर परसेंटेज क्या है, ये सब चीज़ें। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस भी आप करें, कंपनी का इधर रिसेंट प्राइस मूवमेंट कैसा चल रहा है, कितने वॉल्यूम में उसका ट्रेड हो रहा है, डिलीवरी परसेंटेज क्या है। ग्राफ का आप स्टडी करें कि लगा इधर जो ग्राफ बन रहा है तो 20 डेज मूविंग एवरेज क्या है,
जो प्राइस चल रहा है वो 20 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज से ऊपर मैंने ये रिसेंट प्राइस को भी एनालिसिस करें, मैंने दोनों एनालिसिस आपको हमें करना होगा। कहीं भी रहता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रहती है लेकिन उसके कंपनी के मार्केट में शेयर का कोई डिमांड नहीं होता है, तो भी चीज़ हमें देखना है कि देयर शुड बी सम डिमांड इन द मार्केट ऑफ दैट कंपनी। तो ये अंत में मैं आपसे डिटेल चर्चा किया और मैं आप लोग सबों को चाहूँगा कि आप लोग ये शेयर मार्केट में काम करें, लेकिन उसके पहले ज़रूर आप पूरा नॉलेज एक्वायर करें, क्योंकि युद्ध के मैदान में उतरने के पहले अस्त्र शस्त्र लेके जैसे उतरा था उसी तरह से इसमें भी आपको ज़रूरत है कि आप नॉलेज एक्वायर करके ही आप उतरेंगे तो आप विजयी रहेंगे। इसी तरह आपको विजय की कामना करते हुए मैं आप आज का जो वार्ता है मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। आप सबों इस इन्वेस्टमेंट में आप सक्सेसफुल रहें, आपका अच्छा कैपिटल ग्रोथ हो और इस कोरोना पीरियड में आप सेफ रहें। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं आज की वार्ता ख़त्म करता हूँ। आप सबों को मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।